नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में बात सबसे पहले नीतीश सरकार की और इसलिए भी क्योंकि विवादों से नीतीश सरकार का दामन जैसे छूट ही नहीं रहा। लगातार एक के बाद एक ऐसे विवाद जिसमें कार्यशैली भी सवालों के दायरे में आकर खड़ी हो जाती है, प्रोटोकॉल का हवाला दिया जाता है। और एक और ऐसा ही इस वक्त वीडियो जिसे बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट किया है। सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव का ये वायरल वीडियो जिसमें मंत्री सुरेंद्र यादव असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुने जा रहे हैं। ये वायरल वीडियो गया का बताया जाता है, जहां मंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी दौरान एक शख्स ने उनके कान में कुछ कहा और इस पर मंत्री जी ने वो कह दिया जो सार्वजनिक स्थल पर कही जा ही नहीं सकती है। मगध प्रमंडल में ये तो अच्छा बात रहेगा, उस बिहार आपका फोटो मगध प्रमंडल में ये तो अच्छा बात रहेगा, उस बिहार आपका फोटो तो समझे मंत्री सिखारा जसराज जी। मगध प्रमंडल में ये तो अच्छा बात रहेगा, उस बिहार आपका फोटो तो समझे मंत्री सिखारा जसराज जी। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद खुद जुड़ चुके हैं। निखिल आनंद जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और जिस वीडियो को आपने ट्वीट किया है, इस ट्वीट के साथ एक बार फिर से सवाल यही कि क्या अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है या जानबूझकर चीजें हो रही हैं? देखिए, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी पुराने मंत्री हैं, पुराने विधायक रहे हैं। उनका एक दबंगई का पुराना इतिहास रहा है। कभी विधायक थे तो उस वक्त उन्होंने बीपीएससी के थ्रू डीएसपी की परीक्षा तक पास कर ली थी। लेकिन जो पृष्ठभूमि होती है कहीं ना कहीं आदमी की पर्सनालिटी पर हावी होता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस तरीके से एक सलाह देने वाले व्यक्ति को धिक्कारते हुए उन्होंने जो अपशब्द कहा, पब्लिक डोमेन में नहीं कही जानी चाहिए। निश्चित तौर पर बिहार सरकार के मंत्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी बातें सार्वजनिक मंच पर न कहें जिससे बिहार की छवि धूमिल हो। मैं तो कहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील हैं नीतीश कुमार जी। आरजेडी कोटे के सभी मंत्रियों के साथ उनको एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उसमें उन्हें बताएं कि किस तरीके से बातचीत करें, किस तरीके से पब्लिक डोमेन में खुद को पेश आए और हल्की भाषा का प्रयोग ना करें। इससे बिहार की छवि भी धूमिल होगी और हल्की भाषा का प्रयोग करने से राजनीति में उनकी गंभीरता भी कम होगी। निखिल आनंद जी, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से वो इस बात को रख रहे हैं, वो ये बात समझ रहे हैं कि ये कहीं उनके ऊपर एक सवाल न खड़े कर दे, ये इसी बातचीत को और इसी को आधार बनाकर विपक्ष उनके ऊपर हमलावर ना हो जाए? और वही हुआ भी। आपने इस वीडियो के जरिए सवाल तो खड़े किए ही, तो कहीं ना कहीं ये भाव, ये डर मन में जरूर है। देखिए, जिस तरीके से कोई किसी को लेके अब अपने ऑफिशियल मीटिंग्स में चला जा रहा है, कोई कुछ कह दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, तो एक हल्कापन जैसा प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि मंत्रियों को गंभीर तरीके से पब्लिक डोमेन में व्यवहार करना चाहिए। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो खुद मुखौटा बन के ऊपर खड़े हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का सराउंडिंग है, तो मुख्यमंत्री जी हल्के नजर आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंधेर नगरी का कोई चौपट राजा आंख पर पट्टी बांध कर बैठा हो। तो आज लेकिन निखिल आनंद जी, सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे कि अब तक ये चौपट राजा आपके साथ ही थे, तब ये राजा काबिल भी था, सक्षम भी था, सब कुछ अच्छा भी था। हम तो ये कहते हैं कि वो दौर था जब मंत्रियों पर सवाल उठते थे। रामाधार सिंह जी का इस्तीफा लिया गया, मंजू वर्मा का इस्तीफा लिया गया, मेवालाल चौधरी का इस्तीफा लिया गया। लेकिन अब क्या मजबूरियां हैं? हमने तो नीतीश कुमार जी को मजबूत बनाकर रखा। हमारा जो कलेक्टिव रिजोल्यूशन था, बिहार के क्राइम फ्री, करप्शन फ्री, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ का जो एक सपना था, विजन, हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे थे। अपनी सतही खोखली महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने जो यू टर्न लिया है और कई मर्तबा यू टर्न लिया, तो अब एक मजबूर स्थिति में वो ऐसा लगता है कि प्रतीत हो गए हैं। कुछ कहना नहीं चाहते, कहने से बचते हैं। तो मुख्यमंत्री जी
उनको ऐसा दिखना चाहिए कि वो लीडरशिप। चलिए, भाषाओं को लेकर मुख्यमंत्री जी से अब सीखने की अगर जरूरत विधायकों को और मंत्रियों को आने लगे तो ये दुर्भाग्य की बात नजर आती है, क्योंकि आप सामाजिक क्षेत्र में जब होते हैं, जनप्रतिनिधि की भूमिका में होते हैं, और यहाँ तक कि जब बड़े पदों पर बैठे लोग आपको देखते और सुनते हैं, तो इस तरह की आपसे उम्मीद की जाती है कि भाषा भी संयमित हो, सुसज्जित हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निखिल आनंद। और बड़ी खबर आपको बताते चले कि आज यूपीए की एक बड़ी बैठक, और इस बड़ी बैठक पर लगातार सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और सीएम आवास पर यूपीए की बैठक आज ये कई मायनों में बेहद खास हो जाती है। कांग्रेस के इस बीच 5 एमएलए इसमें शामिल नहीं होंगे, जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कैश कांड में कोलकाता में 3 एमएलए हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है, वो इसमें बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। हेल्थ इशू की वजह से ममता देवी गैर हाजिर हैं, ये भी बड़ी जानकारी सामने आती हुई। दिल्ली में विधायक शिल्पी नेहा इस वक्त मौजूद हैं और इस वजह से उनकी भी उपस्थिति बैठक में नजर नहीं आएगी। यानी कि इस पूरे यूपीए की इस बड़ी बैठक में 5 एमएलए शामिल नहीं होने वाले हैं। दिल्ली में मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की इस वक्त मौजूद हैं और 13 विधायकों के शामिल होने की उम्मीद इस वक्त जाहिर की जा रही है। आपको बताते चलें कि इस बैठक में तमाम रणनीतियों पर मंथन किया जाएगा, जिसे लेकर ईसी के फैसले के बाद सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन इस बीच सीधे तौर पर हम रुख करते हैं अपने सहयोगी अविनाश का, जो रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, बड़ी जानकारी जिसमें 5 विधायक शामिल नहीं हो पाएंगे, 3 विधायक सस्पेंडेड हैं, इस वक्त कोलकाता में है, यहां तक समझ में आती है बातें। 2 विधायक और नहीं पहुंच रहे, जो वजह दी जा रही है ये वाजिब नजर आती है। जरूर वाजिब नजर आती है। और अगर आप देखें, जिस तरह से पहले से ही सबको पता है कि कैश कांड में जो कांग्रेस के 3 विधायक हैं वो इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं, उन पर मामला चल रहा है। और अगर हम 2 और विधायकों का जिसमें हमने जिक्र किया, रामगढ़ विधायक अब से कुछ दिन पहले ही उनको पुत्र हुआ है, इसलिए वो अभी स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। जो एक और विधायक शिल्पी नेहा तिर्की हैं, शिल्पी नेहा तिर्की इस वक्त दिल्ली में है, कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिल रही हैं। चुनाव जीतने के बाद से उनका कार्यक्रम जो दिल्ली नहीं बन पाया था और इस वक्त उन्हें समय मिला, इसलिए वो दिल्ली में। अब इसके बाद ये देखना होगा कि कौन कौन विधायक पहुंचते हैं। जो अभी हमने देखा, जितने विधायकों को हमने अपने कैमरे में कैद किया, उसके हिसाब से भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले अनूप सिंह पहुंचे। लोबिन हेम्ब्रम को लेकर बातें हो रही थी, तो अभी लोबिन हेम्ब्रम भी यहाँ पहुंचे हैं। जगन्नाथ महतो जो कि मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। रामेश्वर उरांव पहुंच चुके हैं। सुदीप कुमार सोनी पहुंच चुके हैं। मथुरा महतो पहुंच चुके हैं। रामचंद्र सिंह पहुंच चुके हैं। तो लगातार जो विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। और अंदर आज जो बैठक होगी और जो अंदर बैठक में जो निर्णय लिए जाना है, या हम ये कह सकते हैं कि जिस पर सहमति बनानी है, वो ये है कि जो चुनाव आयोग का आने वाला फैसला होगा, उसके बाद गठबंधन क्या एक्ट करेगी, उसकी क्या रणनीति होगी, उसे कितने तरह के विकल्प पर और काम करने की जरूरत है, इन सारे बिंदुओं पर आज मुख्यमंत्री आवास पर अब से कुछ मिनटों के बाद जो बैठक शुरू होगी। और इस बैठक में जो यूपीए विधायक जो शामिल होंगे, चाहे वो जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, राजद की बात करें, तो उस बैठक में ये कोशिश की जाएगी कि सहमति बने और एक खाका तैयार हो कि अगले 4-5 दिन तक क्या कुछ करना है। बैठक की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि विधायकों के आने का सिलसिला जो है अभी भी चल रहा है। देरी के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है, ऑफिशियली क्या जानकारी दी जा रही है? नहीं, देखिए, देरी मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुबह से ही, और आज सुबह से नहीं, कल से भी अगर हम बात करें तो लगातार झारखंड या हम देश के दूसरे राज्यों की भी बात करें तो लगातार बारिश हो रही है। और अच्छी खासी बारिश अगर हम मिलीमीटर के हिसाब से भी बात करें तो दर्ज की गई है। तो लगातार तेज हवाओं के साथ यहाँ इस वक्त भी बारिश हो रही है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो बैठक है, जो मीटिंग है, वो 12-12:30 बजे के करीब शुरू हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे विधायक अभी अपने आवास से निकले हैं मुख्यमंत्री आवास के लिए, वो पहुंचे नहीं हैं। बहुत सारे जो रांची से सटे हुए इलाके के जो विधायक हैं वो यहाँ रांची पहुंच रहे हैं, तो थोड़ा वक्त लगेगा अभी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बैठक तकरीबन 12:30 बजे के आसपास शुरू होगी, जिसे लेकर के विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 5 विधायक, जिनमें कांग्रेस के ये 5 एमएलए बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, 3 सस्पेंडेड है, कोलकाता में है, 2 विधायकों की तरफ से स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। और इस बीच इंतजार किया जा रहा है बैठक में विधायकों के पहुंचने का, जिसमें सियासी हलचल को लेकर क्या रणनीति आगे बनाई जाए, जिस पर सभी महागठबंधन के दलों की एक मत्ता हो, एक राय हो, ये बनाने की कोशिश नजर आएगी।
और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के संपत्ति की जांच कराने की मांग की बात सामने आते हैं, इस पर सियासत अब बेहद तेज हो चुकी है। इसे लेकर लगातार बयानों के बाण भी चलाए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि आप देखिए कि कैसे आने वाले वक्त में सियासी हलचल इस रूप में भी आपको नजर आएगी कि जांच के दायरे में सभी समान रूप से बराबर खड़े हैं। डॉक्टर रामानंद यादव ने जो सुशील मोदी की संपत्ति की जांच कराने की मांग की है, ये सही है और तथ्यपरक जांच करके महागठबंधन की सरकार सुशील मोदी के सारे मामले का पोल खोलने का काम करेगी। सुशील मोदी जी जिस चालाकी से अपने भाई से संबंध विच्छेद बता करके अपना सारा संपत्ति उनके पास ट्रांसफर करते रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है, उनके अंदर राजनीतिक बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन दिखता है और इसी वजह से वो लोग बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप महागठबंधन के लोगों पर लगाते रहते हैं। और जहां तक संपत्ति की जांच का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी संपत्ति की जांच होनी ही चाहिए। सुशील मोदी जी को भी इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके दल के अंदर के लोग दूध के धुले हुए नहीं हैं। कि सुशील मोदी जी को राजनीति में आने के बाद उनके और उनके रिश्तेदार के संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है, चाहे पटना के अनेक शहर में हो या अनेक शहरों में हो। पटना के इलाके के अतिरिक्त भी किन किन शहरों में उनके रिश्तेदार, उनके बहन, उनके बेटे और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति है। चूँकि जग जाहिर है कि सृजन घोटाले के मुख्य अभियुक्त मनोरमा देवी के साथ उनके अनेक तस्वीर वायरल हुए, उनके बहन के रिश्ते देखे गए, उनकी संलिप्तता पाई गई। सुशील मोदी को देश का बच्चा बच्चा, बिहार का जन जन जानता है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले योद्धा के रूप में। चारा घोटाला को परिणति तक पहुंचाकर लालू यादव को सजा याफ्ता करवाने वाले के रूप में, IRCTC घोटाले को उजागर कर तेजस्वी यादव को आरोपी बनाने के रूप में। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, जिन्होंने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को लेकर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय हल के आदमी हैं, उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है और मीडिया को भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। विजयवर्गीय जी के बारे में कोई टिप्पणी करना बेकार है, इसलिए कि कुछ दिन पहले जब अग्निवीर वाली समस्या पर पूरे देश में नौजवान, बेरोजगार नौजवान जब आक्रोशित थे, तो एक बयान उनका हमने देखा था अखबार में कि 4 साल के बाद ये लोग अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो हम लोग बीजेपी के दफ्तर में इनको सिक्योरिटी गार्ड में रख लेंगे। तो जिस व्यक्ति का देश के नौजवानों के प्रति, देश की में बेरोजगारी के प्रति इतने हल्केपन से, संवेदनहीन होकर वक्तव्य दे सकते हैं, तो उनकी बात का क्या जवाब देना है? वो किसी बात के है ही नहीं, वो हल्का व्यक्ति है। और विदेश दौरा पर तो रहते ही हैं, रहें, विदेशी दौरा पर रहेंगे। बंगाल के प्रभारी थे ना, तो पता चल गया ना उनको। तो बिहार में सरकार बदलते ही युवाओं को उम्मीदों के पंख लग गए हैं। अब ये युवा जो पुलिस को लेकर अभ्यर्थी के तौर पर ट्रेनिंग लगातार ले रहे हैं, उनको ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उनके लिए वैकेंसीज निकलेंगी, उन्हें रोजगार मिलेगा और उनकी बेरोजगारी दूर होगी। 10 से 20 लाख की नौकरी और रोजगार को लेकर अब इन युवाओं के अंदर उम्मीद और जोश दोनों नजर आता है, जिसमें पटना के गांधी मैदान में पहुंचकर ये सुबह से ही पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। पुलिस अभ्यर्थी की तैयारी में ये सभी जुटे हुए हैं। इन अभ्यर्थियों से बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में नई सरकार का गठन होते ही सेना की तैयारी और बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले युवाओं का जोश दोगुना हो गया है। गांधी मैदान में पिछले 3 से 4 साल से लगातार ये लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार बदलने के बाद इन लोगों को उम्मीदें हैं कि अब नौकरी मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ ऐसे युवा हैं जो रोजाना यहाँ पर गांधी मैदान तैयारी करने के लिए पहुँचते हैं। क्या लग रहा है, सरकार बदली है, 10 से 20 लाख नौकरी की बात हो रही है? यस सर।
सरकार से नई उम्मीदें हैं कि हम लोग के लिए जरूर बेहतर करने का प्रयास करेगी। जैसा कि नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से ही 15 अगस्त को बोला कि 10 लाख नहीं 20 लाख हम युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग का नया उम्मीद बढ़ा है और हम लोग ऐसे डिफेंस के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, जिसमें अग्निवीर वायु का हम लोग का फेज 1 क्लियर हो चुका है और फेज 2 के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और इधर बिहार पुलिस के लिए भी कर रहे हैं। यस, बिहार पुलिस के वैकेंसी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जब सरकार वैकेंसी देगी तो जरूर हम लोग इससे पार्टिसिपेट होंगे। कितने साल से वैकेंसी नहीं आई? वैकेंसी लमसम लगता है कि 19 में 20 में आई थी, 20 के बाद फिर अभी नहीं आई है सर। 20 के बाद आज आपका? मेरा नाम राज आनंद हुआ, नवादा से। बिल्कुल, सरकार ने घोषणा भी कर दी है कि 10 नहीं 20 लाख, यानी 10 जो है सरकारी नौकरी, 10 लाख सरकारी नौकरी और बाकी जो है रोजगार दिए जाए। जी, सरकार ने तो घोषणा किया है कि बिहार पुलिस की वैकेंसी आएगी और भी मतलब नौकरियां की बहाल की जाएगी। तो हम लोग इस उम्मीद में हैं कि जल्द ही वैकेंसी आए और हम अपना प्राप्त करें कुछ भी। अगर लेटेस्ट मुद्दा उठाइएगा तो अभी जो हुआ था सर फायरमैन का, उसमें सर 194 रिजल्ट गायब ही हो गए और फिर से उसका एग्जाम ले रही है सरकार। तो ये हम क्या समझे, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? तो सरकार को इन सारी चीजों को हटाना होगा और एक स्वच्छ बिना भ्रष्टाचार के नौकरी हमें दिलानी होगी। और सर खुलेआम कितने साल और तैयारी करने की उम्मीदें हैं सर? कम से कम सर इस बार तो हमारा फेज 1 का सर निकला हुआ है अग्निवीर वायु में, तो इस बार ही लग रहा है उम्मीद कि हम लोग सिलेक्शन ले पाएंगे। लेकिन अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो आने वाली सरकार से हमें बहुत उम्मीद है। तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हम लोग आने वाले बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और अग्निवीर वायु की तैयारी कर रहे हैं और साथ में सर SSGD का जो आने वाला है जो 94,000 भर्ती, वो उसका भी तैयारी हुआ। अवनीत कुमार। मतलब जहां भी वैकेंसी निकलेगी ये लोग जो है अपीयर होंगे, यानी सेना से लेकर अग्निवीर और उसके साथ साथ बिहार पुलिस की तैयारी में लगातार कई साल से युवा जुटे हुए हैं। लेकिन हाल ही में बिहार में सरकार बदलने के बाद सरकार ने जिस तरह से घोषणा की है कि 10 नहीं 20 लाख हम नौकरी और रोजगार देंगे, ऐसे में तैयारी करने वाले युवाओं की जो उम्मीदें हैं वो परवान चढ़ गई है। लेकिन डर इस बात की है इन्हें कि कहीं नौकरी जो है भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर मैनपुरा में हंगामा और सड़क जाम करके यहां विरोध जाहिर किया जा रहा है। STRF और प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित लोगों का यह हंगामा इस वक्त मैनपुरा में सड़क पर साफ नजर आता हुआ, जहां पर कल NTC घाट पर 2 बच्चे डूब गए थे, जिसमें से एक बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया था। वहीं दूसरे बच्चे के शव की तलाश अब भी जारी है। इस बच्चे के शव को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आ पा रही। मैनपुरा में सड़क जाम की ये तस्वीरें, जहां पर लोगों की तरफ से नाराजगी जाहिर की जाती हुई प्रशासन और STRF को लेकर। लोगों का यह आरोप है कि अगर वक्त रहते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया होता तो ये नौबत नहीं आती। मैनपुरा में सड़क जाम कर लोगों की तरफ से आगजनी करके अपने विरोध को जाहिर किया जा रहा है। तो कल भी हुआ था, तो कर लिए, अब आ जाएगी टीम। अभी तक प्रशासन पहुंचा है। और अब बात हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की कर लेते हैं, जहां पर प्रकृति अपनी खूबसूरती हर तरफ बिखेरे हुए, लेकिन इसी प्राकृतिक खूबसूरती को देखने के लिए पहुंचे हुए सैलानी यहां पर देखिए लगातार हो रही बारिश की वजह से किन हालातों में फंस चुके हैं। बारिश की वजह से भारतीय रेलवे लाइन की ऐतिहासिक धरोहर पठानकोट कांगड़ा जोगेंद्र नगर रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से आवाजाही ठप हो चुकी है। भारी बरसात की वजह से चक्की के पास से रेलवे पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये रेलवे पुल अब ध्वस्त हो चुका है और आवाजाही पर इसका सीधे तौर पर असर है। पंजाब हिमाचल रेलवे लाइन यहाँ पर बाधित हो चुकी है और पुल गिरने की ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर चक्की पुल बेहद पुराना और पंजाब से हिमाचल तक रेलवे ट्रैक को जोड़ने वाला एकमात्र पुल था। जानकारी ये भी मिल रही है कि पंजाब की ओर से पहले से ही क्षतिग्रस्त हिस्सा पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आने की वजह से बह चुका है। इस पुल पर कई बार चक्की खड्ड का पानी ओवरफ्लो होता रहा है। इसकी कमजोरी और इसके बेहतर व्यवस्था को लेकर लगातार पहले से सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन वक्त रहते कुछ किया नहीं गया। और अब देखिए ये पुल ध्वस्त हो चुका है, आवाजाही पर सीधा असर। 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से ये पुल जो है वो धराशायी हो गया। अगली खबर पश्चिम चंपारण के बगहा से, जहां पर वन विभाग के कर्मियों की तरफ से इस क्षेत्र की निगरानी की जाती है, देखरेख की जाती है, लेकिन इसी दौरान भालू ने वनकर्मी पर हमला कर दिया है।
कमलेश को पीएससी हरनाटांड में प्राथमिक उपचार के बाद अनुमंडलीय अस्पताल फिलहाल रेफर किया गया। वनकर्मी के ऊपर भालू की तरफ से हमला किया गया। वनकर्मी का नाम कमलेश बताया जा रहा है, जिसे अभी इस वक्त अनुमंडलीय अस्पताल में रेफर किया गया है। और घटना के बाद से जंगल में ड्यूटी कर रहे वनकर्मियों के अंदर नाराजगी और गुस्सा दोनों देखा जा रहा है। रोहतास के तुतला वाटरफॉल में पानी का बहाव बेहद तेज हो चुका है। ऐसे में पर्यटक जिस खूबसूरती को निहारने के लिए पहुंचते हैं, वहां उन पर्यटकों की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से कोई अनदेखी न की जाए, इसीलिए बार बार अपील भी की जा रही है। झरने के पास लोग मनमानी करते आपको नजर आ जाएंगे। जो निर्देश इस वक्त सुरक्षा के लिहाज से दिए गए, उसकी अनदेखी सीधे तौर पर की जा रही है। ये तस्वीरें जहां पर एक छोटी सी लापरवाही और चूक हुई नहीं कि जानी तय मानी जाती है। यहाँ पर देखिए कैसे बेहिचक बेधड़क सैलानी जो हैं इस वाटरफॉल के पास नजदीक में आपको नजर आ रहे होंगे। झरने के पास पहुंच रहे पर्यटक झरने के बहाव से रोमांचित जरूर हैं, लेकिन अनदेखी की वजह से बड़े हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है। तुतला वाटरफॉल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजीत कुमार। मैं अभी हूँ सासाराम के से 40 किलोमीटर सुदूरवर्ती इलाके में कैमूर पहाड़ी के पास जो तुतला भवानी का झरना है। ये देखिए झरना है और सबसे बड़ी बात है कि झरने से काफ़ी ऊंचाई से पानी नीचे गिर रही है, लेकिन कुछ युवक हैं किस तरह से अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतनी ऊंचाई से पानी का फ्लो है और फिर भी जो युवक हैं उस झरने में खतरनाक तरीके से स्नान करने की कोशिश कर रहे हैं। कई युवक वहाँ स्नान भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बता दें कि कई बार हादसे भी हो चुके हैं और कई लोगों की यहाँ जान भी जा चुकी है, कई लाशें भी बरामद नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी कितने लापरवाह तरीके से लोग जो है झरना के पानी में कुछ इस तरह से स्नान कर रहे हैं। बता दें कि कभी कभी इसमें काफ़ी अधिक फ्लो हो जाता है। जब पहाड़ी क्षेत्रों में पानी होती है तो झरने का फ्लो काफ़ी बढ़ जाता है और कई लोग बह जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग लापरवाह हैं। और लापरवाही के साथ जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है लापरवाही बरतते हुए स्नान कर रहे हैं, वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। न्यूज़ 18 अपील करता है कि इस तरह से खतरनाक रवैया ना अपनाएं और झरने का जो प्राकृतिक देन है उसका अच्छे से आनंद ले। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। तो प्रकृति की खूबसूरती को जरूर निहारिए, लेकिन सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।